Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hi everyone, welcome to Educami, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educami.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सम prelims related question that is based on economy. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. चलिए करते हैं start. The first question is, consider the following statements. The first statement is, loan write-off involves the removal of the loan from the bank's asset records. Second, the written off amount contributes to lowering the bank's tax obligations. The third statement is, subsequent to the write-off, banks are typically not expected to persist in pursuing लोन रिकवरी। तो यहाँ पर बेसिकली लोन राइट ऑफ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन से हैं या कितने हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आपको 1 2 3 1 and 3 2 and 3 वाले ऑप्शंस जो है वो यूपीएससी कम दे रहा है। तो आपसे अब पूछेगा कि कितने स्टेटमेंट सही है इसमें। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, तो कितने स्टेटमेंट सही है? क्या ओनली 1 स्टेटमेंट सही है? ओनली 2 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? और नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। यहां पर क्या दिया हुआ है? सब्सिक्वेंट टू द राइट ऑफ, बैंक्स आर टिपिकली नॉट एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट इन परसुइंग लोन रिकवरी। तो ये बिल्कुल जो है स्टेटमेंट गलत है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए सबसे पहले ना इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स क्या होता है बैंक के बारे में। नाउ अगर आप बैंक को मद्देनजर में रखें तो बैंक का 2 सेक्शन आप बना सकते हैं, एक तो एसेट सेक्शन और एक लाइबिलिटी सेक्शन। तो एसेट्स में बैंक के पास क्या होता है? जो भी वो कुछ भी अगर एसेट होल्ड कर रहे हैं, शेयर, बॉन्ड्स, दीज आर कॉल्ड एसेट्स। लेकिन यहां पर आप समझिए कि लोन्स भी जो है जो उन्होंने पब्लिक को दिया है या फिर किसी कंपनी को दिया है, तो दिस इज ऑल्सो एन एसेट ऑफ बैंक। कैसे आप बोलेंगे कि एसेट कैसे है सर? तो एसेट इसलिए है क्योंकि आप समझिए कि लोन देने पर बैंक को क्या फायदा होता है? उसको वो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है प्लस उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो इंटैक्ट रहता है, तो एक तरह से ये एसेट हो गया। इसके लिए बैंक पर कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं हो रहा, उल्टा इनको इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है। लायबिलिटी के केस में क्या होता है? जो डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे समझिए कि हम लोग ने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया सेविंग्स अकाउंट में। ना उस सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने पर उसे कुछ इंटरेस्ट, बैंक को कुछ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, तो दिस इज अ लायबिलिटी। नाउ अब होता क्या है, आपको पता है कि वॉट एवर योर एसेट्स, आपका जो भी एसेट्स है उस पे जो भी रिटर्न आ रहा है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि इवन आपके शेयर्स, अगर आपको शेयर्स में आपने प्रॉफिट कमाया है तो आपको उसके बदले टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने कुछ इंटरेस्ट कमाया है या फिर आपने होम रेंट कमाया है तो आपको उस पे भी टैक्स देना पड़ता है, तो दिस इज टैक्सेबल। नाउ होता क्या है कि आपको पता है एनपीएस जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आप समझ रहे हैं वहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब क्या हुआ कि जो एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो एसेट्स हमने पहले देख लिया कि लोन इज एन एसेट, तो एनपीए वैसे लोन को बोलते हैं जिसमें आपको पता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो काफी टाइम से नहीं आया है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, 30 डेज तक जो है आपका नहीं आया है। तो अब क्या होता है कि जब एक एसेट एनपीए बन जाता है तो बैंक को लॉस होने लगता है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टिल जो है
क्योंकि बैंक अपने बैलेंस शीट में उसको एसेट में दिखाता है तो इस पे उसे टैक्स देते रहना पड़ता है। तो एट द सेम टाइम आप यहां पर देख रहे हैं एक तरफ उसे नुकसान हो रहा है, उसे इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट लौट नहीं रहा है, दूसरा उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स का हेल्थ काफी पुअर हो जाता है। नाउ लोन राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ, लोन राइट ऑफ इंटेल्स रिमूविंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स बैलेंस शीट aiding in reduction of non-performing assets. Additionally, this measure serves to diminish the bank tax burden. अब हुआ क्या, अगर किसी बैंक ने लोन राइट ऑफ कर दिया, लोन राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि अपने बैलेंस शीट से उस लोन को हटा दिया, उन्होंने बोला कि हमारा एसेट नहीं है, ये एनपीए बन चुका है, इस पे हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। नाउ वंस आपने जब एसेट से हटा दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझेगी कि आप इस पे अब आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो वंस जैसे ही लोन राइट ऑफ किया बैंक ने तो उसका बैंक का क्या हुआ, टैक्स बर्डन घट गया। नाउ टैक्स बर्डन घट गया तो एक तरफ से उसे लॉस होना कम से कम रुक गया, भले उसको एनपीए हो गया है, उसको इंटरेस्ट प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, लेकिन अब उसको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ा है। नाउ आफ्टर द राइट ऑफ आपने राइट ऑफ कर दिया है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि बैंक ने वो लोन मान लिया कि वो कभी नहीं लौटेगा, ऐसा नहीं है। आपको परस्यूट करना है, आपको लोन रिकवरी का तरीका जैसे भी करना है, जो भी बैंक्स फॉलो करती है आप उसको करिए, लेकिन आप पे जो है अब टैक्स बर्डन नहीं लगेगा। तो इसी को बोलते हैं लोन राइट ऑफ। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोन राइट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि बैंक अपने बैलेंस शीट से एसेट साइड से वो लोन हटा दे तो उस पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट था ये बिल्कुल गलत है। सब्सिक्वेंट टू द राइट ऑफ बैंक्स आर टिपिकली नॉट एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट इन परसुइंग लोन रिकवरी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट व्हेन कंप्यूटेड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड कंप्राइजेस द क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अगर हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करें वाया बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, तो यहां पर जो आपको दिए हुए हैं क्या इसमें से कौन कौन से उसके पार्ट होंगे, ये है क्वेश्चन। द फर्स्ट इज प्राइवेट final consumption expenditure, second is gross fixed capital formation, third is government final consumption expenditure and fourth is net export जिसको हम लोग NX बोलते हैं। तो यहां पर आपको बताना है इसमें से कौन कौन से जो है is a part of expenditure method। The options given are only 1, only 2, only 3 और all 4 are the part of the expenditure method। सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑल 4 आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ इसमें जाने से पहले बिफोर गोइंग इनटू एक्सपेंडिचर मेथड आपको जीडीपी कैलकुलेशन का पता है। वी जनरली यूज 3 मेथड्स। कैसे कैसे? फर्स्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी। द सेकंड मेथड इज कौन सा, फैक्टर मेथड। ठीक है, आपको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसके अनुसार हम लोग जो है कॉस्ट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एंड द थर्ड मेथड इज जो कि जिसकी यहां पर बात हो रही है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में आपने अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपने अक्सर देखा होगा C प्लस I प्लस G प्लस X एंड दैट इज माइनस M। यहां पर आपने ये फॉर्मूला बहुत देखा होगा, इससे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, एंड X माइनस M इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नाउ ये मेथड और ये फॉर्मूला हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं। नाउ रिसेंटली क्या हुआ, कुछ टाइम पहले सीएसओ ने क्या किया, इस जो टर्मिनोलॉजी है इसको रिफाइन किया ताकि ये सारे चीजों को अच्छे से इनकम पास कर पाए। अब उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने कंजम्पशन को अब बोलते हैं वो पीएफसी। ठीक है, हमने यहां पर देखा हमारा जो फर्स्ट था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं पीएफसी। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है कोई जितने भी है इंडिया में, वो जो फाइनल कंजम्पशन करते हैं, इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग पीएफसी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज जीएफसी, हमने देखा अभी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के हिसाब से बात करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन के लिए जो खर्च की, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे आपको पता है जो गवर्नमेंट सैलरीज देती है, उसके बाद डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। आपको पता है एम्बेसीज जो है इंडिया के बाहर दैट इज ऑल्सो इंडियन प्रॉपर्टी, तो उनको सेटअप करने के लिए जो पैसा खर्च करती है या फिर उनको मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च करती है दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें माइनस हम लोग क्या कर देंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द जनरल गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज भी तो प्रोड्यूस करती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए उसके बदले में उसे पैसा मिलता है, तो या तो जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बदले से उसको जो पैसा आता है उसको हम लोग यहां पर माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आपका GFC। उसके बाद हमने बोला देखा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर आप बोलेंगे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसको। तो यहां पर क्या हुआ, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग का सिर्फ इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग कैलकुलेट करते थे, यहां पर हम लोग ने डिटेल में बताया कि किस किस इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करने वाले। एंड द लास्ट
लास्ट थिंग दैट वी डू इज जो भी हमने एक्सपोर्ट्स किया उससे जो हमें पैसा आया और जो हमने इंपोर्ट्स किया उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं NX एंड इट इज कॉल्ड X माइनस हम, जो ऑलरेडी हम लोग पहले कैलकुलेट कर देते हैं X माइनस। तो जो आप इन चारों को जोड़ देंगे तो आपका जीडीपी आ जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट कंसर्निंग काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट अज्यूम्स हाइटेंड सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। सेकंड इज इट्स रोल इन स्टेबलाइजिंग द बिजनेस साइकिल इन्वॉल्व्स कर्विंग एक्सपेंडिचर्स अमिड रिसेशन। यहां पर क्या है, जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको यह बताना है कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो होता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको पहले इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर हम लोग बताएं तो इन दोनों स्टेटमेंट से सही कौन कौन से हैं। द गिवन ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नीदर 1 नॉट 2। जल्दी से सोच के बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो इसका सही आंसर है 1 ओनली। नाउ इसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनी बिजनेस साइकिल, किसी भी कंपनी के बारे में बात करें, किसी भी कंट्री के बारे में आप बात करें, तो आपको पता है कि देयर इज अ टाइम व्हेन देयर इज बूम, बहुत बूम होता है। बूम मतलब क्या हुआ कि डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, रिटर्न्स काफी अच्छा आ रहा है। एंड वन इज अ टाइम रिसेशन, जहां पर डिमांड का बहुत कमी है, कंट्री के इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें तो उस समय जीडीपी काफी स्लो ग्रोथ रेट हो रहा है या रिसेशन भी आ सकता है उस समय। तो इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं ये साइक्लिकल होते हैं, मतलब किसी भी इकोनॉमी में ये ऐसा होता ही है कि बूम पीरियड एंड देन रिसेशन पीरियड, इस तरह का जो है वो चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड कॉमन बिजनेस साइकिल। नाउ अगर आप इसको मार्केट फोर्सेस के अनुसार चलने दें, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करें, तो इसको अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो इसको बोलते हैं नो पॉलिसी एक्शन। आपने कोई भी पॉलिसी एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। रिसेशन आया, जब बूम है तो बहुत अच्छे से सब कमा रहे हैं, बहुत अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट है, सब चीज बहुत अच्छा चल रहा है, और जब रिसेशन है तो सब चीज बहुत खराब चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया। नाउ आप देखिए, कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी स्टैंस होता है जो कि गवर्नमेंट लेती है। इसको में एक स्टैंस होता है प्रो साइक्लिकल पॉलिसी एंड वन इज काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। नाउ प्रो साइक्लिकल पॉलिसी क्या होता है कि जिस समय आपके इकोनॉमी में बूम है तो आप वैसे ही काम करिए जो बूम को और बूम की तरफ ले जाए या और सपोर्ट करे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सोचिए कि जिस समय बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट चल रहा है, जिस समय बहुत अच्छा डिमांड बढ़ा हुआ है, तो उस समय आप और खर्च करिए। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट भी और खर्चा करने लगे, डेवलपमेंट का काम करने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। तो आपका जो ग्रो कर रहा था उस समय उससे ज्यादा ग्रो करने लगेगा। और एट द सेम टाइम प्रो साइक्लिकल पॉलिसी का जो जब आपका रिसेशन के टाइम आए तो आप क्या करें कि आपकी कंट्री में डिमांड बहुत कम है, तो उस समय क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को अपना खर्च और कम कर दे, टैक्स बर्डन और बढ़ा दे। तो इस तरह के पॉलिसीज को जो है हम लोग बोलते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। नाउ काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी क्या होता है, ये जो है इंटेलिजेंट मूव होता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। काउंटर साइक्लिकल से आप इसके वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि काउंटर करना है, जो अभी चल रहा है उसका जस्ट अपोजिट करना है। तो जिस समय आपकी इकोनॉमी में बूम है, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, सब चीज अच्छा चल रहा है, उस समय आप क्या करिए कि आप अपने टैक्स रेट को इंक्रीज कर दीजिए और अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल इकोनॉमी में जो आपका जो चल रहा है सारा चीज वो तो चलता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट यहां पर कुछ पैसा बचा भी ले रही है। यहां पर क्योंकि टैक्स बढ़ा दी, टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से उसके पास ज्यादा पैसा आने लगा और एक तरह से उसके सेविंग्स में पैसा ज्यादा जाने लगा। अब होगा क्या, रिसेशन का जब टाइम आएगा उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को घटा देगी और बहुत ज्यादा खर्च करने लगेगी। तो रिसेशन पीरियड से हम लोग जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी। तो इस दोनों पॉलिसी में अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। यहां पर कुछ दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल करेंसी के जैसा ट्रीट करते हैं। नाउ द फर्स्ट इज एडीआर, बी इज जीडीआर, सी इज एसडीआर एंड डी बोथ एडीआर एंड एसडीआर। नाउ दिस इज अ पीवाईक्यू, बहुत पहले यूपीएससी में पूछा गया था, तो बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, कभी भी फिर से रिपीट किया जा सकता है और इन सब टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका फुल फॉर्म हमने इसलिए नहीं बताया और एक आपके क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ था, बिकॉज अगर इसका फुल फॉर्म दे दिया जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग द फुल फॉर्म। आपने एडीआर जीडीआर के बारे में ऑलरेडी सुन रखा है, एसडीआर के बारे में सुन रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज एन आर्टिफिशियल करेंसी। सोच के बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या है।
इसका सही आंसर है SDR। पहले SDR को जाने से पहले हम लोग जो है डिस्कस करते हैं व्हाट इज ADR, GDR। नाउ ADR स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट व्हिच रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन द शेयर्स ऑफ अ नॉन यूएस कंपनी दैट ट्रेड्स इन यूएस फाइनेंशियल मार्केट। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूएस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यूएसए है एंड दिस इज इंडिया। अब इंडिया का स्टॉक मार्केट है, आपको पता है दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी के द्वारा रेगुलेट किया था यहाँ का स्टॉक मार्केट। नाउ अगर किसी कंपनी को यहाँ पर लिस्टिंग करना है, किसी को अपना शेयर्स इश्यूज करना है, आईपीओ लाना है, तो उसके पास पता है उसको सेबी का सारा नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, रेड हेरिंग नोटिस और ये सब आपको पता है, जो रेड हेरिंग रिपोर्ट्स होता है ये सब बनेगा और उसके बाद उसका लिस्टिंग होगा एंड देन पब्लिक कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। नाउ अब एक इंडियन कंपनी है, एक स्टार्टअप है या फिर कोई एक अच्छी कंपनी है जिसको यूएस के शेयर मार्केट में जाके पैसा उठाना है, वहां के कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? नाउ आपको वहां पर जाके फिर वहां के बैंक के सारे ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर जो सेबी टाइप ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका सारा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होगा, हो सकता है आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। नाउ इसके लिए एक काम क्या किया गया है, इसके लिए एक ADR बनाया गया, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसमें क्या होगा कि आपके बिहाफ में कोई दूसरा कंपनी जो है वो वहां का, आप एक नॉन यूएस कंपनी है, आपके बिहाफ में कोई दूसरा जो है वहां पर ADR इशू कर देगा, ADR इशू कर देगा और ADR में जो लोग हैं इन्वेस्ट करेंगे उनको पता चलेगा कि आपको पता है कि बैकग्राउंड में आपका कंपनी है लेकिन आप में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है दैट इज थ्रू ADR। तो आपका क्या हुआ कि कंप्लायंस कॉस्ट घट गया और आप वहां जो है फॉरेन मार्केट से पैसा उठा पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सेम चीज अगर हम लोग इसको ग्लोबल टर्म पे बोलें तो दिस इज बहुत सारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स है। इट इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर्स इन फॉरेन कंपनी। यहां पर सिमिलर कंसेप्ट है, अगर हम लोग ग्लोबली किसी भी स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो इट इज डन थ्रू GDR। तो यहां पर ADR GDR को हमने समझ लिया ना, दोनों में से कोई भी करेंसी नहीं था। अब SDR की बात करें तो SDR स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR क्या होता है? बेसिकली एक यूनिट है जो कि IMF के द्वारा क्रिएट किया गया है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, इसको हम लोग किसी दूसरे क्लास में बहुत अच्छे से डील करेंगे कि व्हाट इज SDR के बारे में क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन SDR को आप ऐसे समझिए कि SDR इज अ यूनिट जो कि IMF ने स्टैब्लिश किया है, जिसका आप बोल सकते हैं जिसका वैल्यू डिसाइड होता है बेस्ड ऑन सम बास्केट ऑफ करेंसीज। बेसिकली 5 करेंसीज हैं जिसमें आप देख सकते हैं देयर इज डॉलर, देयर इज पाउंड, देयर इज यूरो, देयर इज जापानीज करेंसी एंड आपका चाइनीज दैट इज रेमनीबी। तो यहां पर आप देख रहे हैं जापानीज येन एंड जो आपका जो यहां पर जो चाइनीज रेमनीबी है जो इसको भी कुछ वेटेज दिया गया है। तो ये आपका जितने भी करेंसीज हैं ये मिलके जो बास्केट है दिस डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ SDR। एक SDR का क्या वैल्यू होगा इस वैल्यूएशन पे होता है। उसके बाद SDR जो है वो बेसिकली IMF यूज करता है एज अ ट्रांजैक्शनल यूनिट बिटवीन, अगर आपको किसी कंट्री को अगर कुछ पैसा देना है तो वो SDR के टर्म में दे सकता है, या किसी कंट्री के पास कुछ SDRs है तो वो IMF में आके उसको एक्सचेंज करा के कुछ पैसा ले सकता है। तो दिस इज अ बेसिकली अ सेटलमेंट यूनिट जिसको एज अ करेंसी यूज करता है IMF। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर्संस के लिए अवेलेबल होता है, ये कंट्रीज होता है। जो आप देखते हैं ना फॉरेन रिजर्व आप रहते हैं, जब आप RBI का फॉरेन रिजर्व का देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर SDR लिखा रहता है। तो SDR इज अ यूनिट दैट इज क्रिएटेड बाय IMF। ये क्या करती है? बेसिकली सेटलमेंट्स करना रहता है जो बिटवीन कंट्रीज, जो आपका जो फॉरेन रिजर्व्स का जो सेटलमेंट होता है दैट इज डन थ्रू SDR। तो यहां पर हम लोग समझ लें कि SDR इज अ टाइप ऑफ करेंसी। तो एक ही ऑप्शन जो सही था दैट इज आपका ऑप्शन C। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? Again this is a PYQ, UPSC का ही previous year question है, तो आपको बताना है कि what is base effect. Now the first option is it is the impact of drastic deficiency in supply due to failure of crops. B is it is the impact of surge in demand due to rapid economic growth. Now C, it is the impact of the price levels of the previous year on the calculation of inflation rate. And D is none of the statements A, B, C given above is are correct in this context. सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है इट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। नाउ देखिए बहुत सरल भाषा में आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेस रेट या बेस इफेक्ट आप बोल सकते हैं क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप 100 रुपीज है आपके पास एंड आपके पास बाद में वो 120 रुपीज बन गया, तो आपका कितना इंक्रीज हुआ? दैट इज 20%। आपके पास 80 रुपीज था और वो अब बन गया है 100 रुपीज, तो वो आपका कितना हुआ? 20 रुपीज अभी भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपका परसेंटेज वाइज अगर आप बोलेंगे तो कितना इंक्रीज हो रहा है? जल्दी से बताइए। अगर आप बोलेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 तो दैट इज 25%। तो यहां पर आपका कितना हुआ? 20% इंक्रीज हुआ, यहां पर 25% इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर डिफरेंस क्यों आ रहा है जबकि दोनों केस में 20 रुपीज ही इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बेस का अंतर है। यहां पर 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहां पर 80 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट। तो अब आपको जैसे एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन लेते हैं। तो मान के चलिए कि 2021 में प्राइस जो है 2020 से, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2020 से लेके
2021 तक बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो गया। जो सामान आपको मान के चलिए 100 रुपए में मिला था वो 120 रुपए में मिल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि 2021 से लेके 2022 में अगर हम लोग देखें तो प्राइस जो है वो आपका 2021 में ही आपका 120 रुपए हो गया था, अब 2022 में ये 125 रुपए हो गया, मान के चलिए 125 रुपए हो गया। तो स्टिल 125 तो बहुत ज्यादा है। यहां पर 2020 में 100 रुपीज था, अब 2022 में 125 हो चुका है, तो बहुत है, और 2021 से भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि 2021 से 2022 में जाने में कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि 2021 में ही ऑलरेडी जो आपका बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, दैट इज 120। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि इसके वजह से क्या होगा कि 2022 में इन्फ्लेशन हमारा जो है वो कम दिखने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। अगर आपका बेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका इन्फ्लेशन छोटा दिखने लगता है और सबको लगने लगता है कि इन्फ्लेशन घट गया, लेकिन एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं घटा है, सिर्फ आपका बेस बढ़ गया है क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो इसके वजह से जो है, जो आपको बोलते हैं जनरली स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट या बेस डिफेक्ट भी इसको कभी कभी बोला जाता है, बिकॉज बेस की वजह से क्या होता है कि आपका सारा स्टैटिस्टिक्स ही बदल जाता है। तो इस तरह की चीजों को आपको देखना है, दिस इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। और यहां पर सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा था आपका? ऑप्शन सी, इट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा दैट वर रिलेटेड टू इकोनॉमी। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। कीप ऑन रिवाइजिंग योर कंसेप्ट रिवाइज करते रहिए, मेंस का आंसर राइटिंग करते रहिए, ऑप्शंस पढ़ते रहिए और ऐसे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।